हेलो एंड वेलकम बैक टू रेन एंड मार्टिन कंप्लीट ग्रामर सीरीज। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 16 और चैप्टर 16 भी हमारा प्रोनाउन से रिलेटेड है और प्रोनाउन में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन। तो इसमें रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन को दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। बुक में भी दोनों को एक साथ में ही दिया गया है और बहुत सारे बुक्स में, दूसरे बुक्स में भी रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिव को एक ही साथ लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि एक साथ पढ़ने से आपको क्या होगा कि दोनों के बीच में आप डिफरेंस जान पाएंगे। दोनों में देखो कॉमन क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्फेटिक प्रोनाउन की बात करें तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है कि आपको या तो रिफ्लेक्सिव की बात करें या तो इम्फेटिक की बात करें, आपको इसमें पहचान के लिए आपको इसमें सेल्फ लगा हुआ मिल जाएगा। इसमें आपको सेल्फ लगा हुआ मिल जाएगा। या तो सेल्फ का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? सेल्फ का प्लूरल फॉर्म होता है सेल्व्स। या तो आपको इसमें सेल्फ लगा हुआ मिलेगा या तो सेल्व्स लगा हुआ मिलेगा। तो रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक का सबसे पहला चीज क्या आपको नोट करना है कि कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या कोई भी इम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर आपको ये लास्ट में आपको सेल्फ या सेल्व्स देखने को मिलेगा। सेल्फ जो है वो सेल्फ का प्लूरल फॉर्म है। जैसे हमने नाउन वाले पार्ट में सीखा था कि वैसे नाउन जिसके लास्ट में एफ हो, एफ लगा हो, उसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो एफ को पहले वी में चेंज करते हैं और फिर उसमें ईएस लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे हम थीप बोल रहे हैं तो एक चोर को क्या बोलेंगे? थीप बोलेंगे। और लास्ट में देखो एफ लगा हुआ है। और इसका अगर हम प्लूरल बनाने का कोशिश करें तो हम इसका प्लूरल क्या बनाएंगे? एक नियम मैंने आपको बताया था कि वैसे नाउन में अगर आप एस या ईएस लगा करके प्लूरल बना रहे हो जिसके लास्ट में एफ लगा हो, एफ तो पहले एफ को वी में चेंज करेंगे और ईएस लगाएंगे। तो थीप्स जो है ये थीप का प्लूरल फॉर्म हो गया। तो इन द सेम वे यहां पर सेल्फ जो है, सेल्फ क्या है? सिंगुलर है। और इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो एफ को वी में चेंज करके ईएस लगा देंगे, सेल्व्स। तो बात करें रिफ्लेक्सिव की या इम्फेटिक की, आपको इन दोनों ही प्रोनाउन के लास्ट में या तो सेल्फ लगा हुआ मिलेगा या तो सेल्व्स लगा हुआ मिलेगा। सेल्फ सिंगुलर के लिए है और सेल्व्स प्लूरल के लिए है। तो चलिए सबसे पहले देखिए क्या एक्चुअल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। उसको जानने से पहले हम सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक बनाना सीख लेते हैं कि आई का रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक क्या होगा, वी का क्या होगा, यू का क्या होगा। सबसे पहले हम इस पे ध्यान देते हैं। तो देखो एक तो कॉलम में है सारा प्रोनाउन और ये सारा पर्सनल प्रोनाउंस है। और इन पर्सनल प्रोनाउन से रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक आपको कैसे बनाना है? तो देखो आई का जो रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक होता है ये होता है माई सेल्फ होता है। तो माई सेल्फ जो है देखो इसमें सेल्फ लगा हुआ है। अच्छा, इसमें सेल्व्स ना लगा करके सेल्फ क्यों लगा हुआ है? क्योंकि आई का मतलब एक व्यक्ति, एक का मतलब सिंगुलर, तो इसके साथ सेल्फ लगाना है। ठीक है। वी का रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक क्या होगा? आर सेल्व्स होगा। अब देखो वी का मतलब होता है हम लोग, हम लोग का मतलब क्या हुआ? एक से ज्यादा, यानी वी क्या? प्लूरल है। तो प्लूरल में हम सेल्फ नहीं लगाएंगे, प्लूरल में हम सेल्फ नहीं लगाएंगे। प्लूरल में हम क्या करेंगे? प्लूरल में हम सेल्व्स लगाएंगे, प्लूरल में सेल्व्स लगाएंगे। तो इसलिए यहां पर V से क्या बन गया? आर सेल्व्स बन गया। अच्छा, U की बात करें तो U दो तरह की होता है। एक U सिंगुलर के लिए यूज होता है और एक U प्लूरल के लिए यूज होता है। तो सिंगुलर के लिए जो यूज होगा, जैसे मान के चलो हम इसको पहला U मान के चल रहे हैं कि सिंगुलर के लिए यूज कर रहे हैं। सिंगुलर का मतलब एक व्यक्ति के लिए, जो एक व्यक्ति के लिए यूज हो। ठीक है। तो इससे हम क्या बनाएंगे? U से बन गया योर सेल्फ, U से बन गया योर सेल्फ। देखो यहां सेल्फ लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि U को हम एक मान के चल रहे हैं। जैसे यू का मतलब तुम होता है या आप होता है, तो तुम या आप का मतलब एक इंसान। लेकिन अगर मैं बोलता हूं तुम लोग या आप लोग, तो तुम लोग या आप लोग एक इंसान नहीं है, एक से ज्यादा है। तो जैसे ये वाला यू को हम मान के चलते हैं कि एक से ज्यादा के लिए है, 1+। तो इसके लिए हम सेल्फ नहीं बल्कि सेल्व्स लगाएंगे। तो यहां पर सेल्फ लिखना गलत हो जाएगा। इसके जगह पे आपको करना होगा योर सेल्व्स करना होगा, योर सेल्व्स करना होगा। तो U का दो बन जाएगा। देखो U का दो रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक बन जाता है, एक सिंगुलर के लिए अलग और एक प्लूरल के लिए अलग। ठीक है। तो एक पर्सन के लिए अगर U यूज हो रहा
अगर एक पर्सन के लिए आप यू को यूज कर रहे हो तो उसका जो रिफ्लेक्सिव या इम्फेक्टिक होगा ये होगा योर सेल्फ होगा। और अगर आप एक से ज्यादा पर्सन के लिए आप यू का यूज कर रहे हो तो आप योर सेल्फ का यूज मत करना, बल्कि आपको क्या करना है, योर सेल्फ्स का करना है, योर सेल्फ्स का यूज करना है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो ही का देखो क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव या इम्फेक्टिक, हिमसेल्फ बन जाएगा। शी का क्या बन जाएगा, हर सेल्फ बन जाएगा। इट का क्या बनेगा, इट सेल्फ बनेगा। और दे का क्या बनेगा, देम सेल्व्स बनेगा। देखो अब देम सेल्व्स में भी यहां पर सेल्व्स लगाया जा रहा है। सेल्व्स क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि दे का मतलब एक से ज्यादा, दे क्या प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम क्या करते हैं, सेल्व्स लगाते हैं। ये बात आपको यहां तक सभी को समझ में आ गया। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए रिफ्लेक्सिव और इम्फेक्टिव को साथ में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों ही, रिफ्लेक्सिव में भी और इम्फेक्टिक में भी आपको सेल्फ और सेल्व्स लगा हुआ मिलेगा। अब चलिए दोनों के बीच में एक्चुअल हम डिफरेंस जानते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, यूजेस में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में जानते हैं। ये चीज सबसे पहले बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि आप जब इसको प्रोनाउन से आप रिफ्लेक्सिव या इम्फेक्टिक बना रहे हो तो आप गलत चीज गलत तरीके से मत बनाओ। जैसे बहुत बार बच्चे क्या गलती करते हैं ना, जैसे कहने का मतलब है कि आई से बना रहे, तो आई से हम मी सेल्फ नहीं बना सकते हैं, ऐसा कोई भी चीज नहीं होता है। या आई सेल्फ नहीं बना सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, बल्कि क्या होता है, बल्कि होता है माई सेल्फ होता है। तो कैसे बनाना है ये चीज जानने के लिए आपको ये वाला मैंने आपको दिखाया। तो ये सारा पर्सनल प्रोनाउन है। हो सकता है कि इसके जगह पे कुछ नाउन आ जाए, हो सकता है कि इसके जगह पे कुछ नाउन आ जाए। तो जैसे देखो, तो अगर नाउन आएगा तो क्या करेंगे, देखो यहां पर प्रोनाउंस नहीं बल्कि नाउन्स, यहां पर देखो नाउन्स आ गया। ठीक है, नाउन्स आ गया है, नाउन्स आ जाएगा। तो नाउन के बदले ही तो प्रोनाउन का हम यूज करते हैं। तो देखो नाउन अगर सब्जेक्ट में या फिर नाउन रहे बॉय, तो बॉय का मतलब क्या हो गया, बॉय का मतलब हो गया मेल हो गया। तो मेल के लिए हम क्या करते हैं, ही लिखते हैं। गर्ल क्या है, गर्ल फीमेल है, फीमेल के लिए क्या करते हैं, शी लिखते हैं। और देखो बॉयज क्या प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा में हम प्रोनाउन क्या लिखते हैं, दे लिखते हैं। गर्ल्स क्या है, गर्ल्स एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो इसमें भी हम दे लिखेंगे, इसमें भी हम दे लिखेंगे। अगर बात गर्ल्स और बॉयज दोनों का हो, दोनों प्लूरल के फॉर्म हो या फिर दोनों को मिला करके हो, तो सिंपल सी बात है, एंड का मतलब हो गया एक से ज्यादा, जोड़ने का काम किया। तो जब एक से ज्यादा रहेगा तो आपको प्रोनाउन क्या करना है, दे ही लगाना, थर्ड पर्सन दे लगाना है, समझे। तो यहां पर क्या है कि अगर कोई चीज प्लूरल हो, अगर कोई नाउन प्लूरल हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे मतलब नहीं है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे मतलब नहीं है। अगर कोई नाउन से पता चलता है कि चीजें एक से ज्यादा है तो उसके लिए हम थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन दे का यूज करते हैं। अब देखो कार क्या है, कार यहां पर एक सिंगुलर है और एक नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग सिंगुलर के लिए हम प्रोनाउन क्या करते हैं, इट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इट लिखते हैं। और कार्स क्या है, कार्स इस नॉन लिविंग का प्लूरल फॉर्म है। तो अगर नॉन लिविंग का प्लूरल फॉर्म होगा तो भी हम क्या करेंगे, प्रोनाउन दे लिखेंगे। तो दे जो है ना प्लूरल के फॉर्म में सबके साथ चल जाता है। अगर प्लूरल है तो ये नहीं मैटर करता है कि मेल है कि फीमेल है कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है, सबके लिए अगर प्लूरल है तो थर्ड पर्सन में हम क्या करते हैं, प्लूरल प्रोनाउन दे का यूज करते हैं। तो अगर हम इन नाउन से अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने का कोशिश करें या इम्फेक्टिक प्रोनाउन बनाने का कोशिश करें, तो बॉय के लिए क्या हो गया, हिमसेल्फ हो गया, क्योंकि इसका प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा। गर्ल के लिए हरसेल्फ हो गया। बॉयज के लिए देखो क्योंकि इसका प्रोनाउन दे लिखेंगे तो इस कारण से देमसेल्व्स हो गया। गर्ल्स के लिए भी क्या करेंगे, प्लूरल है तो दे लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, देमसेल्व्स हो जाएगा। बॉयज और गर्ल्स की बात करें, बॉयज है चाहे गर्ल्स है उससे मतलब नहीं है, मतलब ये कि एक से ज्यादा है तो फिर से दे का यूज करेंगे तो देमसेल्व्स हो जाएगा। अब देखो कार क्या है, कार एक नॉन लिविंग चीज है और सिंगुलर फॉर्म में है तो इटसेल्फ हो गया। और कार्स क्या है, कार्स नॉन लिविंग है और प्लूरल के फॉर्म में है तो इसलिए यहां पर क्या हो गया, देमसेल्व्स हो गया। तो ये चीज आपको अच्छी तरह से आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें सेल्फ और सेल्व्स लगाने हैं, कैसे हमें डिफरेंट नाउन्स और डिफरेंट प्रोनाउंस के रिफ्लेक्सिव या इम्फेक्टिक वाले प्रोनाउन को फॉर्म करने, उसको तैयार करने हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम एक्चुअल यूजेस पे बात करते हैं। तो एक तरफ देखो मैंने रखा है रिफ्लेक्सिव और एक तरफ है इम्फेक्टिक। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव वर्ड का मतलब जानते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव वर्ड कैसे बना है, रिफ्लेक्सिव वर्ड बना है रिफ्लेक्ट से। आप रिफ्लेक्ट वर्ड जानते हैं,
रिफ्लेक्सिव वर्ड बना है रिफ्लेक्ट से। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, साइंस वगैरह में भी आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्ट वर्ड। रिफ्लेक्ट वर्ड का मतलब होता है वापस टकरा करके आ जाना, यानी वापस रिटर्न होकर के आ जाना। रिफ्लेक्ट का मतलब वापस रिटर्न होकर के आ जाना। तो इसी रिफ्लेक्ट से बना है रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव बना है। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के द्वारा जो भी एक्शन किया जाएगा वो एक्शन वापस रिटर्न होकर के उसके खुद पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम इम्फेटिक की बात करें तो इम्फेटिक का मतलब होता है फोर्स। इम्फेटिक का मतलब होता है फोर्स यानी बल, यानी कि अगर आप किसी बात पे, किसी एक शब्द पे ज्यादा फोर्स कर रहे हैं, उस पर जोर डाल रहे हैं, उस पर इंफेसिस डाल रहे हैं, तो उसी को हम इम्फेटिक बोलते हैं। देखो इम्फेटिक, अगर हम किसी सेंटेंस को इम्फेटिक बनाना चाहते हैं तो उससे मीनिंग में ज्यादा अंतर नहीं होता है, बस हमारा सेंटेंस थोड़ा फोर्सफुल हो जाता है। कोई एक पर्टिकुलर वर्ड जो होता है ना वो ज्यादा जोरदार हो जाता है, बलदायक हो जाता है, फोर्सफुल हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम दोनों की बात करें तो आपको रिफ्लेक्सिव में भी आपको सेल्फ और सेल्व्स आपको लगा हुआ मिल जाएगा, और इम्फेटिक में भी आपको सेल्फ और सेल्व्स लगा हुआ मिल जाएगा। लेकिन फंक्शन में अंतर क्या है, फंक्शन में देखो चेंज क्या, मैं ये बताता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। यहां देखो लिखा हुआ क्या, लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ना उसका यूज करते हैं हम लोग, यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का किसी भी जगह पे सेंटेंस में अगर यूज होगा तो केवल ऑब्जेक्ट के जगह पे। बहुत सारे लोग जो है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के जगह पे कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। किसी भी सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज बस एक ही जगह है सेंटेंस में, और वो है ऑब्जेक्ट के जगह पे। भाई किसका ऑब्जेक्ट, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट। वैसे ऑब्जेक्ट तो प्रेपोजिशन का भी होता है, बट प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट में नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है ऑब्जेक्ट, और किसका ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट। लेकिन आप में से बहुत सारे महारथी लोग हैं जो जब अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं ना तो शुरू में ही माई सेल्फ लगाते हैं। जैसे बोलते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आप अपना परिचय दीजिए, तो आप क्या बोलते हैं, माई सेल्फ अमन कुमार। माई सेल्फ क्यों लगाते हो भाई, माई सेल्फ क्यों लगाते हो? सबसे पहली बात है कि माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज आप सब्जेक्ट के जगह पे नहीं कर सकते हो, पहली बात। और दूसरी बात देखो, ये तो ग्रामर के नजरिए से ये गलत हो गया। दूसरी बात देखो क्या है, अगर आप बोलते हो कि माई सेल्फ इज अमन कुमार, तो माई सेल्फ लगाने का मतलब है वो आपका एरोगेंस दिखा रहा है, वो आपका एरोगेंस दिखा रहा है, आप बहुत ही नार्सिसिस्ट टाइप के इंसान है, मतलब आप खुद के बारे में ज्यादा बोलना चाहते हैं। तो इसलिए दो तरीके से, दो कारणों से शुरू में माई सेल्फ लगा करके अपना इंट्रोडक्शन देना गलत हो जाता है। तो ये चीज प्रचलन में बहुत फेमस है, लोग कभी भी इंट्रोडक्शन में माई सेल्फ बोल देते हैं। इंटरव्यू में भूल करके भी मत बोलना, आपके नंबर कट जाएंगे, हो सकता है आपकी सिलेक्शन भी नहीं होगी। तो कभी भी बोलना है खुद के बारे में तो सीधा बोलना है दो तरीके से, या तो बोलिए आई एम अमन कुमार, या फिर माई नेम इज अमन कुमार। माई सेल्फ इज अमन कुमार नहीं बोलना है, बिल्कुल गलत होगा, इसको नोट कर लीजिए। तो ध्यान देना है कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसका यूज बस एक ही जगह पे है, और वो है किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो भाई ये जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो क्या करते हैं, रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग। तो ये सेम व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है, मतलब वापस जो एक्शन का जो इंपैक्ट होता है ना वो वापस सब्जेक्ट पे ही रिटर्न हो जाता है, वापस सब्जेक्ट पे ही रिटर्न हो जाता है। अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगा, एग्जांपल से चीजें और क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहले एग्जांपल से समझते हैं। एक बात आपको और ध्यान में रखना है, एक बात और क्या ध्यान में रखना है, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, मैं अभी फिलहाल के लिए इसको मिटा देता हूं, ठीक है। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हिंदी में देखो मीनिंग क्या होगा, हिंदी में मीनिंग होगा स्वयं को, हिंदी में मीनिंग होगा स्वयं को, स्वयं को या फिर खुद को, स्वयं को या खुद को। आप हिंदी मीनिंग से कैसे पहचान सकते हो कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? तो हिंदी मीनिंग में देखो, जब भी रिफ्लेक्सिव रहेगा तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा, स्वयं को या खुद को, यानी स्वयं या खुद शब्द के साथ को जरूर लगा रहेगा। देखो इसमें जो है ना को जरूर लगा रहेगा, स्वयं, स्वयं और खुद के साथ को जरूर लगा हुआ रहेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें इंफेटिक की, तो इंफेटिक में केवल आपको स्वयं मिलेगा,
या खुद मिलेगा, या खुद मिलेगा, ठीक है। हाँ, स्वयं मिलेगा या खुद मिलेगा, तो ये बात पे बिल्कुल ध्यान रखना है। इसमें को नहीं है, इसमें को नहीं है, इसमें स्वयं को है और खुद को है, लेकिन इसमें स्वयं है और खुद है, इसमें को नहीं लगा हुआ है। इम्फेटिक वाला जब आप हिंदी में भी सेंटेंस बनाओगे तो इसमें को नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन इसमें को जरूर लगेगा। अब चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो यहां पर एक सेंटेंस हमने लिया है, देखो शी सब्जेक्ट है और हर्ट क्या है, सेंटेंस का वर्ब है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। शी हर्ट मी, उसने मुझे हर्ट किया, शी हर्ट मी। तो सब्जेक्ट क्या करता है, कोई एक्शन को करता है, सब्जेक्ट किसी काम को करता है। देखो सब्जेक्ट ने एक काम किया, क्या काम किया, हर्ट करने का काम किया, दिल दुखाने का काम किया, चोट पहुंचाने का काम किया। तो भाई इसने किसको चोट पहुंचाया, इसने चोट पहुंचाया मुझे। यानी सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसका रिजल्ट किसको मिलता है, ऑब्जेक्ट को मिलता है, उसका इंपैक्ट किसको मिलता है, ऑब्जेक्ट को मिलता है। तो हर्ट इसने किया और इंपैक्ट किसको मिला, इंपैक्ट किसको मिला, मुझे मिला, इंपैक्ट किसको मिला, मुझे मिला। अब देखो मैं ऐसा मंत्र मारूंगा, ऐसा जादू चलाऊंगा कि वो हर्ट करेगी ना, तो मैं हर्ट नहीं होऊंगा, वो खुद ही हर्ट हो जाएगी। बोलते हैं ना जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं खुद ही गिर जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। यानी इस बार भी वो हर्ट करने का कोशिश करेगी, बट वो हर्ट करने के लिए कोशिश करेगी मुझे, लेकिन वो खुद ही हर्ट हो जाएगी। कैसे, इसके लिए आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्या करते हैं, एक्शन को क्या कर देते हैं, रिटर्न करवा देते हैं, रिफ्लेक्सिव एक्शन को रिटर्न करवा देते हैं। तो इसमें देखो पहले वाले सेंटेंस में कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं हुआ है, लेकिन आप सेकंड वाले एग्जांपल देखो, देखो शी सब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, हर्ट वर्ब है, और हरसेल्फ देखो कहां पर आया है, ऑब्जेक्ट के जगह पे आया है, कहां पर आया है, ऑब्जेक्ट के जगह पे आया है। और देखो इसमें सेल्फ लगा हुआ, तो जिसमें सेल्फ लगा रहता है वो या तो रिफ्लेक्सिव होगा या तो इंफेटिक होगा, लेकिन मैं इधर आपको रिफ्लेक्सिव बता रहा हूं, तो ये रिफ्लेक्सिव है, तो ये ऑब्जेक्ट के जगह पे आया, ठीक है। अब देखो उसने क्या किया, हर्ट किया, भाई हर्ट किया, भाई किसको हर्ट किया, किसको हर्ट किया, देखो ये हरसेल्फ किससे बना, शी से ही बना, ये हरसेल्फ किससे निकल करके बना, शी से बना। तो हरसेल्फ का मतलब क्या हो गया, मतलब स्वयं को हो गया या खुद को हो गया। यानी उसने हर्ट किया, लेकिन हर्ट किसको किया, खुद को हर्ट किया, यानी कि वापस ये एक्शन किसको रिटर्न हो जा रहा है, वापस ये सब्जेक्ट को ही रिटर्न हो जा रहा है, यानी एक्शन का इंपैक्ट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट कर गया, वापस रिटर्न हो गया। तो उसने चोट किसको पहुंचाया, खुद को पहुंचाया, खुद को, है ना। पहले वाले में चोट किसको पहुंचाया, मुझे पहुंचाया, मुझे हर्ट किया, लेकिन सेकंड वाले में हर्ट किया तो हर्ट किया, लेकिन वो वापस किसको रिटर्न हो गया, खुद पे ही रिटर्न हो गया। तो इसलिए यहां पर कहेंगे कि जो यहां पर हरसेल्फ लगा हुआ है ये सेंटेंस में कहां पर आया, पहली बात तो ये ऑब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है, और ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। देखो आर पी का मतलब हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये बात समझ में आ गया आपको। चलिए अगर समझ में आ गया तो अब समझते हैं हम इंफेटिक के बारे में। और इंफेटिक प्रोनाउन का काम क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन नहीं बताएगा, ये इम्फेसिस बताएगा। इम्फेसिस का मतलब होता है किसी बात पे जोर डालना, किसी एक शब्द पे हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, उसमें जोर लगाएंगे। तो देखो क्या बोल रहा है, यूज्ड फॉर द सेक ऑफ इम्फेसिस। तो इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज होता है किस लिए होता है, इम्फेसिस के लिए होता है। इम्फेसिस का मतलब क्या होता है, इम्फेसिस का मतलब होता है फोर्स, इम्फेसिस का मतलब फोर्स होता है। फोर्स का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जोर, जोर देना या बल देना, किसी बात पे जोर देना या बल देना, ठीक है। तो यहां पर देखो सेंटेंस क्या लिखा हुआ, सेंटेंस लिखा हुआ है शी हरसेल्फ डिड ऑल द वर्क। अब देखो यहां पर हरसेल्फ लगा हुआ है, अब आप खुद बताना कि ये जो हरसेल्फ है, ये जो हरसेल्फ लगा हुआ है, क्या ये ऑब्जेक्ट के जगह पे है, सर ऑब्जेक्ट के जगह पे नहीं है, ऑब्जेक्ट के जगह पे कुछ और है, ऑब्जेक्ट के जगह पे है ऑल द वर्क। देखो ऑल द वर्क क्या, ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर कुछ देर के लिए अगर हम हरसेल्फ यहां से हटा भी दे तो भी सेंटेंस के मीनिंग में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। कुछ देर के लिए आप भूल जाओ कि यहां पर हरसेल्फ लगा हुआ है, तो सेंटेंस क्या बचेगा, शी डिड ऑल द वर्क, उसने सारा काम करी, उसने सारा काम करी,
लेकिन अगर मैं ये लगा देता हूं ये सेंटेंस में एक एक्स्ट्रा वर्ड लगा देता हूं, हरसेल्फ लगा देता हूं, तो हरसेल्फ का मतलब क्या होगा? हरसेल्फ का मतलब होगा स्वयं, या इसका मतलब होगा खुद। तो इसका मतलब क्या हो गया? उसने स्वयं सारा काम करी, उसने खुद ही सारा काम करी। भाई काम तो उसने ही करी। अगर मैं बोलूंगा कि उसने सारा काम करी तो काम तो उसने ही करी, लेकिन अगर मैं बोलूंगा उसने खुद ही सारा काम करी, तो इसमें खुद लगाने से क्या फायदा हो गया? स्वयं लगाने से क्या फायदा हुआ, क्या बेनिफिट हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि हम इस बात पे ज्यादा जोर डाल रहे हैं, इस बात पे ज्यादा जोर डाल रहे हैं। जैसे मैंने उसको मारा, ये नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन मैंने स्वयं उसको मारा, यानी मैंने खुद उसको मारा, यानी खुद पे क्या कर रहे हैं? ज्यादा जोर डाल रहे हैं। खुद पे क्या कर रहे हैं? ज्यादा जोर डाल रहे हैं, ज्यादा फोर्स डाल रहे हैं, इम्फेसिस डाल रहे हैं। तो बस यही फर्क होता है। तो इम्फेटिक प्रोनाउन को अगर किसी सेंटेंस से हटा भी दोगे तो सेंटेंस के मीनिंग में ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा सेंटेंस का जो वोल्टेज है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि इम्फेटिक प्रोनाउन डालने से क्या होता है कि उसका थोड़ा सा डिग्री बढ़ जाता है, मतलब क्योंकि वो फोर्सफुल हो जाता है, वो इम्फेसाइज हो जाता है। ठीक है, तो बस यही इसका फर्क होता है। हाँ, मैंने जो सेकंड सेंटेंस लिखा है सेम सेंटेंस है, मीनिंग भी सेम निकलेगा। बस मैं ये बताने के लिए लिखा हूं सेकंड सेंटेंस कि रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक प्रोनाउन को आप या तो सब्जेक्ट के ठीक बाद लगा सकते हैं, या फिर आप सेंटेंस के लास्ट में लगा सकते हैं। देखो, आप यहां भी लगा सकते हैं। तो यहां शी सब्जेक्ट है, डीड हमारा सेंटेंस का वर्ब है, ऑल द वर्क देखो क्या ऑब्जेक्ट है। तो नोटिस करना कि हरसेल्फ जो है वो ना तो सब्जेक्ट है ना तो ऑब्जेक्ट है, वो क्या है? इम्फेटिक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के जगह पे कुछ और आया है। तो यहां पर हरसेल्फ को क्या कर रहे हैं? सेंटेंस के लास्ट में लगा रहे हैं। तो शी डिड ऑल द वर्क हरसेल्फ, और या फिर शी हरसेल्फ डिड ऑल द वर्क। तो दोनों सेंटेंस दोनों तरीके से आप बोल सकते हो, दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। मैंने एक ही सेंटेंस को दो तरीके से लिखा ये बताने के लिए कि जब इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करोगे तो उसका सेंटेंस में उसका स्थान कहां होगा, उसका पोजीशन कहां होगा, कहां पर हम इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो दो जगह इसका होता है, या तो आप सब्जेक्ट के ठीक बाद लगाओ, या तो आप सेंटेंस के लास्ट में लगा दो, मीनिंग में कुछ चेंज नहीं होगा। तो आई होप कि यहां से अब आपको बात समझ में आ गया कि किसे हम इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं और किसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि दोनों में ही सेल्फ या सेल्व्स लगता है। तो ऐसे तो नहीं पहचान पाएंगे हम, कैसे पहचानेंगे? इसके यूजेस के बारे में जानेंगे तभी पहचानेंगे। और यूजेस मैंने बता दिया कि रिफ्लेक्सिव का यूज होता है किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, जबकि इम्फेटिक का यूज करते हैं इम्फेसिस डालने के लिए, किसी बात पे जोर डालने के लिए। दूसरी बात, जब आप जहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया गया हो तो हिंदी में सेंटेंस पढ़ो। हिंदी में सेंटेंस पढ़ने से अगर को निकले उसमें, को यानी स्वयं को या खुद को, तो देख करके समझ जाना कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे जैसे देखो, जैसे देखो क्या है, उसने खुद को चोट पहुंचाया। उसने चोट पहुंचाया, किसको पहुंचाया? उसने खुद को चोट पहुंचाया, उसने खुद को चोट पहुंचाया। देखो इसमें जब हिंदी में बोल रहे हैं तो यहां पर मीनिंग में देखो को लगा हुआ है, लेकिन जब इसकी बात करूं कि उसने स्वयं सारा काम करी, यानी उसने खुद ही सारा काम करी, तो यहां पर इसका मीनिंग निकल रहा है खुद। देखो यहां पर को नहीं है, यहां पर को है, यहां पर को नहीं है। तो ऐसे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो हिंदी, अगर आप हिंदी जानते हो, हिंदी में आपको पढ़ना पसंद है। अदरवाइज आप देख लो कि अगर वो ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज हो रहा है और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और अगर वो ऑब्जेक्ट के जगह पे भी नहीं है, सब्जेक्ट के जगह पे भी नहीं है, उसका यूज केवल हो रहा है किसी एक वर्ड पे जोर डालने के लिए। ये हरसेल्फ किस पे जोर डाल रहा है? ये शी पे जोर डाल रहा है, ये इस प्रोनाउन पे जोर डाल रहा है। और उसको अगर आप सेंटेंस से हटा भी दोगे तो भी सेंटेंस के मीनिंग में ज्यादा कोई चेंज नहीं होगा, तो उसको हम इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर आप सेंटेंस से हटा दोगे तो सेंटेंस का मीनिंग पूरा के पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये फर्क है दोनों में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए अब देखो, बीच बीच में आप लोग क्या बोलते हो कि सर कुछ कुछ ऐसे व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को मैंने कमेंट करते हुए देखा है, उन लोगों का डिमांड है सर कि एज इट इज, जैसे बुक में बताया है वैसे बता दीजिए। बाबू अगर जैसे बुक में बताया है वैसे ही बताना है ना, तो फिर मुझे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। आप खुद ही बुक से पढ़ लीजिए,
जबकि मैं कोशिश करता हूं, जैसे एग्जाम्पल की जहां तक बात है, किसी ने कमेंट किया था कि सर बुक वाले सारे एग्जाम्पल लीजिए ना। आप सर कुछ एग्जाम्पल बुक के लेते हैं, कुछ अपना एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, मेरा मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, मेरा जो मेन मकसद होता है, वो होता है आपको समझाना, आपको कंसेप्ट सिखा देना, आपको रटवाना नहीं। अब इससे क्या अंतर हो जाता है, कौन सा इसमें डिफरेंस हो जाता है कि अगर हम सारा के सारा एग्जाम्पल अगर हम बुक से नहीं लेते, हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, ये भी एग्जाम्पल मेरा खुद का एग्जाम्पल है। अगर मैं बुक वाले एग्जाम्पल हूं ना, तो हो सकता है कि मैं तो समझ जाऊंगा लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मेरा मकसद खुद को समझाना नहीं है, आपको समझाना है। और आपको समझाने के लिए मैं हमेशा वैसे एग्जाम्पल सेलेक्ट करता हूं जो मुझे लगता है सबसे सिंपल, सबसे प्रैक्टिकल और सबसे आसान एग्जाम्पल है। तो यहीं पर आप लोग फ्लॉप कर जाते हैं। आप लोग जब जरूरत से ज्यादा अपना दिमाग लगाने लगते हैं ना, तो यहीं से आपकी लर्निंग बंद हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रेन लगाइए आप लोग। आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, वो रेनन मार्टिन के बुक को पूरा एकदम से रीड करने के लिए नहीं कि वर्ड टू वर्ड बस रीड करके चले जाए, हो गया रेनन मार्टिन कंप्लीट। तो वैसे तो खुद भी आप कर सकते हो, खुद ही वीडियो बना लो। ठीक है, दूसरी बात कि कभी कभी जैसे जो प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेनन मार्टिन में बस इतना ही बताया हुआ है कि क्या डिफरेंस है, लेकिन इसका सेंटेंस में यूज कहां पर होता है, इससे एक स्पेशल एरर आता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी ऐसा टेस्ट में जहां पर इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर एक ऐसा सेंटेंस आता है, एक ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एरर होता है। वो चीज रेनन मार्टिन में नहीं दिया हुआ है। तो आप मुझे बताओ क्या करें, मैं बताऊं या नहीं बताऊं? आप कहोगे तो नहीं बताएंगे, तो पता चलेगा कि आपने उतना ही सीखा जितना उसमें दिया हुआ है। कुछ एक्स्ट्रा सीखना है तो भाई मुझे थोड़ा सा फ्लैक्सीबल रहने दो। मैं थोड़ा सा फ्लैक्सीबल रहता हूं आपको ही फायदा पहुंचाने के लिए, आपके ही कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज पे ध्यान देना। तो ये चीज इतना दिया हुआ है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक सबसे इंपॉर्टेंट यूज है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन वहां से बनते हैं, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं आपको बताऊं, तभी आप इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फायदा उठा पाओगे। देखो, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं सबसे पहले और लेता हूं। देखो, यहां पर सेंटेंस में योर सेल्फ का यूज है, यहां भी योर सेल्फ है और यहां भी योर सेल्फ है। तो देखो, एक योर सेल्फ क्या है, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आरपी का मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यहां पर क्या है, ये इंफेटिक प्रोनाउन है, ये इंफेटिक प्रोनाउन है, ईपी का मतलब इंफेटिक प्रोनाउन। वो कैसे, देखो, तुमने खुद, देखो टेल का मतलब क्या होता है, बात करना। टेल का मतलब होता है बात करना या बताना। इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, टोल्ड होता है। तो देखो, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और ये योरसेल्फ कहां पर आया, ये ऑब्जेक्ट के जगह पर आया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, तुमने खुद को बताया, तुमने खुद को बताया। भाई तुमने किसको बताया, तुमने खुद को बताया। ठीक है, लेकिन ये वाले एग्जाम्पल देखो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो इस बार जो योरसेल्फ है, ये ना तो सब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है ना तो ऑब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है। ये बस बीच में ऐसे ही आ गया यू पे जोर डालने के लिए, इस पे बल डालने के लिए। तो तुमने खुद मुझे बताया, तुमने खुद मुझे बताया। तो यहां पर योरसेल्फ का मीनिंग हो रहा है खुद, यहां पर मीनिंग हो रहा है खुद। लेकिन यहां पर जो योरसेल्फ है, इसका मीनिंग हो रहा है खुद को, इसका मीनिंग हो रहा है खुद को। तो यहां पर योरसेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और यहां पर जो योरसेल्फ है ये आपका इंफेटिक प्रोनाउन है। बात आपको ये क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए, अब इसके इंपॉर्टेंट यूज में बताता हूं, सबसे मजेदार चीज बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। मुझे बताइए इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। आई इंजॉयड द पार्टी, मैंने पार्टी को एंजॉय किया। आई इंजॉयड एट द पार्टी, मैंने पार्टी में एंजॉय किया। आई इंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, मैंने खुद को पार्टी में एंजॉय किया। अब मुझे बताना इसमें कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। बहुत ही काम की चीज बताऊंगा, ये चीज आपको यहां पर नहीं मिलेगा जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा जानना हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और बहुत काम की चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया यहां से। ठीक है, चलिए, तो इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत, तो ध्यान दीजिएगा। पहला सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों सही है,
क्योंकि देखो आई सब्जेक्ट है, इंजॉयड वर्ब है और द पार्टी ऑब्जेक्ट है। द पार्टी यहां पर ऑब्जेक्ट है। मैंने इंजॉय किया, मैंने इंजॉय किया, मैंने क्या इंजॉय किया, मैंने क्या इंजॉय किया भाई, मैंने पार्टी इंजॉय किया। आप क्वेश्चन पूछो मैंने क्या इंजॉय किया, मैंने पार्टी इंजॉय किया। ये सेंटेंस सही है। अगला जो सेंटेंस है ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस गलत है। ये सेंटेंस क्यों गलत है? सेंटेंस में देखो पार्टी से पहले प्रेपोजिशन एट लगा हुआ है, तो ये जो है ना एट द पार्टी जो है, एट द पार्टी, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्लेस है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, प्लेस है। यहां है पार्टी इंजॉय किया और यहां पर है पार्टी में इंजॉय किया, क्योंकि यहां पर प्रीपोजिशन एट आ गया। तो एट द पार्टी जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो प्लेस है। तो सेंटेंस का देखो सब्जेक्ट कौन है, आई है, और वर्ब कौन है, इंजॉयड है। तो मैंने इंजॉय किया, भाई क्या इंजॉय किया, पार्टी में इंजॉय किया। चलिए मुझे पता है कि आपने कहां इंजॉय किया, आपने पार्टी में इंजॉय किया, लेकिन पार्टी में क्या इंजॉय किया वो तो बता दो। यानी कि इंजॉय एक ऐसा वर्ब है, इंजॉय एक ऐसा वर्ब है जिसको हर हाल में आपको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। आपको इसके बाद हर हाल में ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जिनके बाद आपको ऑब्जेक्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट उसका मीनिंग इनकम्प्लीट रहता है, उसका मीनिंग कभी भी पूरा नहीं हो पाता है। भाई मैं आपको बोलूं कि मैंने एंजॉय किया, मैंने बहुत एंजॉय किया, आप पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? आप बोलेंगे सर ये तो बताइए क्या एंजॉय किया, वो तो बताइए। वो तो आप बता ही नहीं रहे, आप केवल बोल रहे हैं कि मैंने एंजॉय किया। तो इसका मतलब है कि एंजॉय के बाद एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, तभी एंजॉय अपना मीनिंग को पूरा कर पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो एंजॉय है इसके बाद देखो द पार्टी खुद ही ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन यहां पर जो सेंटेंस है यहां पर एंजॉय के बाद अगर आप सोच रहे हो कि एट द पार्टी ये ऑब्जेक्ट है, तो आप गलत है, क्योंकि ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। तो एट द पार्टी जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्लेस है। तो इसका मतलब है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। बट विदाउट ऑब्जेक्ट ये जो वर्ब है एंजॉय, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद आपको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए। अगर ऑब्जेक्ट है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको वहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट अगर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहां देना पड़ेगा। एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को वहां पर आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहां पर चूंकि ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। तो चलो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट है तब तो ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट के कमी को पूरा करने के लिए हम किसको लेंगे, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेंगे। तो इसलिए चलो इस सेंटेंस को करेक्ट करते हैं, और इसका करेक्ट वर्जन कौन सा, ये वाला है। देखो आई क्या है, आई सब्जेक्ट है, इंजॉयड वर्ब है, और एट द पार्टी क्या, ये प्लेस है। भाई ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो ऑब्जेक्ट में हमने क्या ले लिया, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले लिया। ऑब्जेक्ट में हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले लिया, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब देखो सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। एंजॉय को जब तक ऑब्जेक्ट नहीं दोगे ना तब तक वो अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ऑब्जेक्ट है तो मीनिंग कंप्लीट है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो मीनिंग इनकम्प्लीट है। लेकिन मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए फिर आप क्या कर सकते हो, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बना दो, उसका मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने एंजॉय के बाद हमने यहां पर माई सेल्फ एक ऑब्जेक्ट के रूप में लगा दिया, तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा सही है। बात समझ में आ रही है? तो ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं, वर्ब का ऑब्जेक्ट मैं बोल रहा हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, वर्ब एंजॉय का चाहिए। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपने कमेंट में लिखा है कि सर प्रीपोजिशन का तो ऑब्जेक्ट है ना, यहां पर मैं एंजॉय का ऑब्जेक्ट मांग रहा हूं। एंजॉय क्या वर्ब है, मैं प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, बट यहाँ चर्चा प्रीपोजिशन की नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं इंग्लिश में जिनके बाद आपको हर हाल में ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको उन वर्ब्स के बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देने पड़ेंगे। अब यहां से क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसे कौन कौन से वर्ब्स हैं जिनके बाद हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो चलिए मैं आपको एक लिस्ट बताता हूं। इन वर्ब्स को आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा,
क्योंकि इन वर्ब्स में से कोई भी वर्ब आ सकते हैं, इन वर्ब्स में से कोई भी वर्ब्स आ सकते हैं आपके एग्जाम में, आपके टेस्ट पेपर में। तो इसलिए इन वर्ब्स को आप नोट कर लेना। अब ये देखो कौन कौन से वर्ब्स हैं। वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को किस रूप में यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं आफ्टर दीज वर्ब्स, यानी इन वर्ब्स के बाद। अब ये वर्ब्स में कौन कौन है? एक तो है इंट्रोड्यूस, एक है एक्विट। एक्विट का मतलब होता है किसी को फ्री कर देना, किसी को बरी कर देना, उसको सजा देने से छोड़ देना। अवेल हो गया, रिकनसाइल हो गया, रिकनसाइल का मतलब होता है समझौता कर लेना। अम्यूज हो गया, रिजाइन हो गया, एवेंज हो गया, एग्जर्ट, एग्जर्ट का मतलब होता है जोर लगाना। अप्लाई हो गया, अडेप्ट हो गया, एडजस्ट हो गया, प्राइड है, एब्सेंट है, प्रेजेंट है, एक्स्टम्ड है और इंजॉय है। तो इन वर्ब्स के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इसके बाद आप ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से फायदा उठाना है तो इस पॉइंट पे विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं और आपको फंसाने का काम करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो बहुत छोटा सा चीज था, लेकिन मैंने थोड़ा सा टाइम लिया कुछ एक्स्ट्रा चीज बताने के लिए, और एक्स्ट्रा चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था, इसलिए मैंने आपको बताया। एंड आई होप कि अब आपको रिफ्लेक्सिव और इम्फेक्टिक प्रोनाउन को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और इनसे जुड़ा हुआ जो भी सवाल एग्जाम में दे दे आप उसको बना दीजिएगा। तो आपका रिफ्लेक्सिव और इम्फेक्टिक प्रोनाउन के डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप देखते ही किसी भी सेंटेंस में आप देखते ही पहचान लेंगे कि नहीं पहचानेंगे कि सेंटेंस में दिया हुआ जो सेल्फ वाले वर्ड है वो रिफ्लेक्सिव है या इम्फेक्टिक है। तो इसके लिए वीडियो के एंड में मैं आपको 2 सेंटेंस देता हूं, और इन दोनों सेंटेंस में से बताना है। देखो, यहां पर पहले वाले सेंटेंस में भी योर सेल्फ लिखा हुआ है और दूसरे वाले सेंटेंस में भी योर सेल्फ लिखा हुआ है, दोनों में योर सेल्फ लिखा हुआ है। और जिसमें भी सेल्फ लगा हुआ रहता है या सेल्व्स लगा हुआ रहता है, सेल्व्स लगा हुआ रहता है, तो इसका मतलब है कि भैया संभल जाइए, क्योंकि यहां पर ये या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा या तो ये इम्फेक्टिक प्रोनाउन होगा। ये इन दोनों में से किसी का पहचान हो सकता है। तो आपको डिसाइड करना है कमेंट में लिख करके कि पहले वाले सेंटेंस में, नंबर 1 सेंटेंस में योरसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव है या इम्फेक्टिक है। सेकंड वाले में यानी नंबर 2 वाले सेंटेंस में योरसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव है या फिर इम्फेक्टिक है। ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर नंबर 17 में। टिल देन इट्स अ गुड बाय।